चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 11.2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आज हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमारे पास कहाँ से आते हैं। क्लियर। सो इस बारे में हमने हल्की फुल्की सी बात की भी थी इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के, जब हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को भी डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास लेवाइजर कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया हुआ था। साथ हमने ये भी बात की थी कि 1828 से पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं ये मेनली प्रेजेंट होते कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर। सो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की बात करते हैं तो मेन हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। क्लियर। एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नेचुरली, क्लियर, हमारे पास नेचुरल होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है लेबोरेटरी में हम इसको सिंथेसाइज करते होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो हम बात स्टार्ट करेंगे नेचुरल से। क्लियर। लेबोरेटरी का टॉपिक हमारा बाद में आएगा। सो नेचुरल हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं वो हमारे पास मेन दो किस्म के हैं। वो कौन कौन से मेन हमारे पास दो किस्म के? वो एक हमारे पास है एनिमल्स और सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास हैं प्लांट्स। क्लियर हो गया। अब एनिमल्स जो है वो दो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते होते हैं। वो दो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हैं? एक हमारे पास है प्रोटीन्स हैं और सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है? सेकंड हमारे पास फैट्स हैं। क्लियर। सेकंड हमारे पास फैट्स। अब प्रोटीन्स के हमारे पास सोर्सेज क्या है? प्रोटीन्स के हमारे पास जो सोर्सेज हैं, मीट है, इसके अलावा हमारे पास चिकन है, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी दालें हैं और हमारे पास इसके एग्स भी हैं एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सेकंड हमारे पास फैट्स के सोर्सेज क्या है? मिल्क है, बटर है, एटसेट्रा, ये हमारे पास फैट्स के सोर्सेज हैं। क्लियर। प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? प्लांट्स प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हमारे पास फैट्स को भी करते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी करते हैं। और नंबर 4 पे विटामिन्स को भी करते होते हैं एटसेट्रा। क्लियर। सो ये हमारे पास एक हायरार्की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो मेन सोर्सेज हैं, नेचुरल हमारे पास और दूसरा हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। नेचुरल जो हमारे पास हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये इसके दो मेन सोर्सेज हैं। जो लिविंग एनिमल्स हैं वो प्रोटीन्स और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स के सोर्सेज आपके पास क्या हैं? मीट है, एग है, चिकन है, वगैरह वगैरह। फैट्स के आपके पास सोर्सेज क्या है? मिल्क है, बटर है। ठीक। इसके अलावा प्लांट्स जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर। अब हमने एक बात और स्टार्ट करनी है। वो बात हमारे पास क्या है कि जब ये एनिमल्स और ये प्लांट्स इनकी डेथ हो जाती है, क्लियर, ये अब तक हमारे पास लिविंग की बात हो रही थी। अब जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो बरीड हो जाती हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट। और इसके बाद जब इनकी डेड बॉडीज अर्थ क्रस्ट में बरीड हो जाती हैं तो स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए इनकी डेड बॉडीज जो हैं वो किस में कन्वर्ट हमारे पास हो जाती हैं? कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। क्लियर। किस में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोल, दूसरा हमारे पास पेट्रोलियम और तीसरा हमारे पास नेचुरल गैस। क्लियर। स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कोल, पेट्रोलियम और साथ तीसरा हमारे पास गैस। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला है स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस किसको कहते हैं? ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता होता है। अब इसका क्या मतलब है? स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इनकी जो डेड बॉडीज ऑफ ये एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज हैं ये कोल, पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट होंगी, लेकिन बहुत स्लोली कन्वर्ट होंगी और बायोकेमिकल रिएक्शन के जरिए। बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ को डिकम्पोज करता है। ये केमिकल रिएक्शन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। ये मतलब है हमारे पास बायोकेमिकल
प्रोसेस का। क्लियर। और ये जो हमारे पास है कोल है, पेट्रोलियम है और गैस, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन सोर्सेज हैं। क्लियर। अब अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, तो इनसे हमारे पास हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होंगे। क्लियर। क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर हैं। सो अब हमने जो पहला स्टार्ट करना है यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोल, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद हमने गैस को स्टडी करना है। क्लियर। डिस्कस करना है बेसिकली। पहला पॉइंट हमारे पास होगा कोल क्या चीज़ है, दूसरा पॉइंट इसकी अपीयरेंस क्या है, तीसरा पॉइंट कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, और चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है कि हमारे पास कोल की टाइप्स क्या हैं, और पॉइंट नंबर 5 जो हमारा है उसमें हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को स्टडी करना है। क्लियर। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 पॉइंट हमारे पास जो है 2.1 हमारे पास कोल। सो पहले पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ कि हमारे पास कोल है क्या चीज़। कोल असल में एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है। क्या चीज़ है हमारे पास? कम्प्लेक्स मिक्सचर। और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर किस चीज़ का है? ये हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। मैं ये नहीं कह रहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का। कोल इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कोल बना लेते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हमारे पास कोल की डेफिनेशन हो गई। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो है कोल की अपीयरेंस क्या होती है। कोल की हमारे पास जो अपीयरेंस है ये हमारे पास ब्लैकिश कलर का होता है। क्लियर। ब्लैकिश, आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आता है, ये हमारे पास इसकी अपीयरेंस होती है। अब हम जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोल की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन। देखें, हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में भी बात की थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनकी बॉडीज़ अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड हो जाती हैं और फिर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के ज़रिए वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। वो बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने कोल की फॉर्मेशन की बात करनी है। सो कोल कैसे बनता है? जब हमारे पास प्लांट्स की डेथ हो जाती है। अब प्लांट्स की डेथ हमारे पास कैसे होती है? जब प्लांट्स के कोई भी शाख वगैरह, टहनियाँ वगैरह, वो जब हमारे पास टूट जाती हैं, दरख्त हमारे पास कट जाते हैं, तो हमारे पास प्लांट्स की डेथ हो गई है। क्लियर। क्योंकि एक दफ़ा हमारे पास प्लांट्स की कटिंग हो जाए, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, उसमें हमारे पास जो सॉइल है, सॉइल से मिनरल्स और वाटर नहीं आते, ऊपर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। सो कोई इस तरह हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास लिविंग प्लांट्स जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास इस तरह कटे हुए प्लांट्स जो है वो परफॉर्म नहीं करते। सो जब प्लांट्स की हमारे पास डेथ हो जाती है, ये प्लांट्स की बॉडीज़ हमारे पास बरीड हो जाती हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे जब प्लांट्स की डेड बॉडीज़ बरीड हो जाती हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, फिर हमारे पास 3 कंडीशंस है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। 3 कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? हाई टेम्परेचर। क्लियर। दूसरा हमारे पास हाई प्रेशर। क्लियर। और तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या चीज़ है? वो हमारे पास है एब्सेंस ऑफ एयर। ये 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो हमारे पास होता है वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। क्लियर। और डिकम्पोज करते करते जब हमारे पास 500 मिलियन ईयर गुजर जाते हैं, तो ये डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स जो हमारे पास हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये हमारे पास कोल में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर। और इस होल प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन।
बात क्लियर। अब कन्वर्जन ऑफ वुड, प्लांट्स जो हैं वो वुड ही है ना, तो प्लांट्स कैसे कोल में कन्वर्ट होती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। और कैसे कन्वर्ट होती हैं ये आपको अभी मैंने बता दिया। प्लांट्स की डेथ हो गई, बरीड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट, फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में बैक्टीरिया डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स को डिकम्पोज करता रहता है, और फिर जब 500 मिलियन ईयर्स गुजर जाते हैं तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं कोल में। सो ये आपके पास सिंपल फॉर्मेशन ऑफ कोल की बात हमारे पास, तीसरा पॉइंट जो है वो भी हमारा क्लियर हो गया। क्लियर। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कोल की तरफ, कि कोल की टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। चूंकि वुड में हमारे पास 40% कार्बन होता है। क्लियर। कोल की फॉर्मेशन में हमने ये बात की है कि वुड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है कोल में। क्लियर। सो चूंकि वुड में हमारे पास 40% कार्बन होता है, सो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कितना कोई लंबे अरसे तक चलता है। इस कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अरसे पे डिपेंड करते हुए कोल की हमारे पास 4 टाइप्स बनती हैं। क्लियर। और ये जो चारों टाइप्स हैं, ये चारों टाइप्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। किस सेंस में, ये हमारे पास कार्बन कॉन्टैक्ट में भी डिफरेंट होते हैं, वोलेटाइल मैटर में भी डिफरेंट होते हैं, और तीसरा हमारे पास मॉइस्चर में भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर। मतलब कि चारों टाइप्स जो हमारे पास हैं, चारों में कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट होगी, चारों में वोलेटाइल मैटर की भी हमारे पास परसेंटेज डिफरेंट होगी, और चारों में हमारे पास मॉइस्चर की परसेंटेज जो है वो भी डिफरेंट होगी। क्लियर। सो 4 किस्म के हमारे पास टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। क्लियर। सो हमारे पास टेबल है, MCQs में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं, आप लोगों ने लाजमी इसको याद रखना है। सो पहली जो हमारे पास टाइप है पीट। क्लियर। सेकेंड हमारे पास इसकी टाइप है लिग्नाइट, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप है बिटुमिनस, और टाइप नंबर 4 जो हमारे पास है एंथ्रासाइट। क्लियर। पीट में जो हमारे पास है कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, इसमें कार्बन होता है हमारे पास 60%। लिग्नाइट जो है इसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, इसमें हमारे पास होती है 70%। बिटुमिनस में हमारे पास कार्बन की परसेंटेज होती है 80%, जबकि एंथ्रासाइट में कार्बन की परसेंटेज होती है 90%। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास इसके यूजेस भी गिवन है। क्लियर। अब मैंने एक बोला था कि हमारे पास ये जो चारों किस्म है, कार्बन की परसेंटेज में, वोलेटाइल मैटर में भी, और साथ मॉइस्चर में भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो वोलेटाइल मैटर क्या होता है, वोलेटाइल मैटर हम उसको कहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद इवेपोरेट होता है। क्लियर। उसको हम वोलेटाइल का नाम देते होते हैं। सो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं कोल की। पीट में 60% कार्बन है, लिग्नाइट में 70% है, बिटुमिनस में 80% है, एंथ्रासाइट में 90% है। क्लियर। और हमारे पास इसके यूजेस क्या है, पीट जो हमारे पास है ये क्या चीज़ है, हमारे पास इन्फीरियर क्वालिटी है। क्लियर। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी है, और ये हमारे पास यूज़ होती है कहाँ पे, भट्टों में यूज़ होती है, जहाँ पे ईंटें वगैरह पकाते होते हैं। आप लोगों ने गाँव वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे जो भट्टियाँ बनी होती हैं ईंटों की, किल का नाम हम देते हैं भट्टे को। क्लियर। जहाँ पे ईंटें पकती हैं वहाँ पे हमारे पास ये पीट जो है ना, ये कोयला यूज़ होता है। क्लियर। लिग्नाइट हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो हमारे पास कोल होता है ये हमारे पास सॉफ्ट किस्म का होता है, और ये थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है। थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे हमारे पास बिजली वगैरह बनती होती है, वहाँ पे हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो बिटुमिनस है, ये कोल की बहुत कॉमन वैरायटी है, और ये हमारे पास यूज़ होती है हाउस होल्ड में, घरों वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। और नंबर 4 जो हमारे पास है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या चीज़ है, ये कोल की बहुत अच्छी किस्म की क्वालिटी है, सुपीरियर किस्म की क्वालिटी है, और इसको हमारे पास इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। क्लियर। सो ये हमारे पास कोल की टाइप्स हैं, और कार्बन की परसेंटेज के साथ हैं, साथ हमारे पास इसके यूजेस भी गिवन है। क्लियर जी। तो अब हमने पॉइंट नंबर 5 को स्टार्ट करना है, और वो हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्लियर। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसमें हमने क्या करना होता है, अगर आपको पता भी है, हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया है कि कोल जो है हमारे पास वो किस चीज़ का मिक्सचर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड्स का मिक्सचर है। साथ हमारे पास
स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के अमाउंट्स हमारे पास कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं इसमें। क्लियर। सो अगर हम कोल को हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करना है और एयर की एब्सेंस में हीट करना है, तो हमारे पास कोल जो है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, कोल हमारे पास टूट जाएगा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को स्ट्रांगली हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में, तो हमारे पास ये कोल जो है ये टूट जाएगा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। और हमने अब ये देखना है कि हमारे पास कोल जो है जब ये टूटता है तो हमारे पास किस किस्म के कंपाउंड्स बनते होते हैं। क्लियर। सो पहला जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास बनता है कोल गैस। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म की गिवन है। एक हमारे पास कोल गैस है, दूसरा हमारे पास एमोनिकल लिकोर है, तीसरा हमारे पास कोल टार है और नंबर 4 हमारे पास कोक है। अब ये चारों जो है ये अगेन हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास ये मिक्सचर है। क्लियर हो गया। सो हमारे पास जो है कोल गैस है, एमोनिकल लिकोर है और कोल टार है। नंबर 4 पे हमारे पास कोक है। क्लियर। ये 4 किस्म के हमारे पास बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से, और ये अगेन हमारे पास मिक्सचर है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स के। क्लियर। सो पहले हमारे पास क्या चीज़ है, पहले हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास है कोल गैस। क्लियर। सो कोल गैस बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़, ये बेसिकली हमारे पास एक मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर किसका होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस का, साथ हमारे पास मीथेन गैस का और प्लस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक मिक्सचर होता है। क्लियर। और जब कोल गैस को हम एयर की एब्सेंस में जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। और इस कोल गैस को हमेशा यूज़ किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। मेटलर्जिकल प्रोसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, मेटलर्जी हम किसको कहते हैं, देखें चैप्टर नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेटलर्जिकल प्रोसेस बेसिकली जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते होते हैं, जब हम ज़मीन से निकालते होते हैं मेटल्स को, तो जब हम उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, सपोज करें हमने कॉपर या आयरन की प्यूरिफिकेशन करनी है। क्लियर। सो ये हमारे पास मेटल्स हैं, इनकी प्यूरिफिकेशन जब हम करेंगे तो उसमें ये कोल गैस जो है इसको यूज़ किया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर हमारे पास रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने का क्या मतलब है, ताकि एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है वो हमारे पास कोल गैस के साथ रिएक्शन कर जाए और एटमॉस्फेयर में से सारे का सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। वो किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं ऐसा, क्योंकि सपोज करें अगर हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन फ़ौरन कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। इसी तरह आयरन की अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है वो फ़ौरन आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, आयरन की मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स बना लेगा। क्लियर हो गई बात। सो इस मकसद के लिए कि हमारे पास ऑक्सीजन मेटल्स के साथ कंबाइन ना हो, हम उस एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। और वो ऑक्सीजन हम कैसे ख़त्म करते हैं, कोल गैस को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम जलाते रहते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास कोल गैस की बात है। सेकेंड हमारे पास है एमोनिकल लिकोर की बात हो रही है। एमोनिकल लिकोर क्या चीज़ है, एमोनिया गैस को वाटर में डिज़ोल्व करना जो हमारे पास बनेगा उसको हम नाम देते हैं एमोनिकल लिकोर का नाम देंगे। क्लियर। और ये जो एमोनिकल लिकोर हमारे पास होता है ये बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है किस मकसद के लिए, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स को तैयार करने के लिए। क्योंकि देखें आप एमोनिया प्लस वाटर, क्लियर हो गया, ये इन दोनों को मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एमोनिकल लिकोर का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो है एमोनिकल लिकोर जो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है क्योंकि आपके पास एमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है। क्लियर हो गया। सपोज करें जब आप एमोनिकल लिकोर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपके पास जो बनता है वो आपके पास बनेगा एमोनियम सल्फेट बनेगा। और एमोनियम सल्फेट हमारे पास क्या बना है, वो हमारे पास एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स है। क्लियर हो गया। नंबर 3 पे जो हमने डिस्कस करना है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है कोल टार।
तीसरा हमारा है कोल टार। अब कोल टार जो हमारे पास है, पहले ये है क्या चीज़, कोल टार बेसिकली हमारे पास एक थिक गाढ़ा सा और ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, क्लियर। और ये जो कोल टार हमारा है ये एक कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये कोल टार तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है, क्लियर। सो कोल टार की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसको कहते हैं, इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे एक दूसरे से सेपरेट करना, इसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चैप्टर नंबर 8 में जब हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में हम बात ये करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, क्लियर। सो कोल टार हमारे पास बेसिकली थिक ब्लैक लिक्विड है और ये 200 मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है, बात क्लियर होगी। अब ये 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर जो है इसको हमने सेपरेट करना है, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम इसको सेपरेट करते हैं। ये 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे हमारे पास एक दूसरे से अलग करने हैं और इनमें से 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे किताब में हमारे पास लिखे भी हैं, बेंजीन है, फिनोल है, टॉल्विन है, एनिलीन है। और ये जो हमारे पास केमिकल हैं बेंजीन, फिनोल, टॉल्विन, हमारे पास एनिलीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, क्लियर। सो जब आप कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, एंड पे आपके पास जो बचेगा बिल्कुल हमारे पास एक ब्लैक कलर रेसिडुए बचेगा और उसको हम नाम देते हैं पिच। बिल्कुल एंड पे जो बच जाएगा, सारे कंपाउंड जब निकल जाएंगे तो एंड पे एक ब्लैक कलर का रेसिडुए आपके पास मटेरियल बच जाएगा, उसका नाम है पिच। और ये पिच जो है रोड्स की सरफेसिंग करने के लिए और फिर घर जो होते हैं हमारे पास उसके छतों को सरफेसिंग करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फिर पिच को यूज़ करते होते हैं, क्लियर। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास है कोक। और कोक बेसिकली क्या चीज़ है, कोक 98% कार्बन होता है। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जितनी भी हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कोल गैस है, एमोनिकल लिकोर है, उसके बाद हमारे पास कोल टार है, ये सारे के सारे हमारे पास निकल जाते हैं। जबकि लेफ्ट बिहाइंड रेसिडुए जो बचा हुआ मटेरियल हमारे पास बचता है वो ब्लैक कलर का हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल होता है और उसको हम नाम देते हैं कोक, क्लियर। और ये कोक अगेन आई एम टेलिंग यू 98% हमारे पास कार्बन होता है, क्लियर हो गई बात। सो ये कोक जो है ये भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए, इसको भी हम उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करने के लिए। सो ये हमारे पास यहाँ पे कोल की बात ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो इसका सब टॉपिक है वो हमारा है 11.2.2 जो कि हमारा है पेट्रोलियम। यहाँ पे हम पेट्रोलियम को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास बहुत डिटेल में आएगा। कहाँ पे, वो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्री में, बहुत डिटेल से हमने इसको स्टडी करना है, क्लियर। बात हमारे पास क्लियर हो गई क्योंकि पेट्रोलियम यहाँ पे हमारे पास बहुत छोटा दिया गया है और वहाँ पे हमारे पास कंप्लीट एक इंडस्ट्री को डिस्कस किया गया है। सो हम वहाँ पे ये टॉपिक बहुत डिटेल में करेंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा हमारे पास सोर्स था, सब टॉपिक हमारे पास है 11.2.3 हमारे पास, वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास नेचुरल गैस है, क्लियर हो गया। सो नेचुरल गैस हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये है क्या बोला, बेसिकली हमारे पास नेचुरल गैस जो है ये लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनका मोलिकुलर मास हमारे पास लो है, सबका मिक्सचर क्या है हमारे पास, नेचुरल गैस है। और इन लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स में से पहला जो हमारे पास है मीथेन, इसमें तकरीबन मीथेन जो है वो हमारे पास 85% मौजूद है, क्लियर। नेचुरल गैस हमारे पास लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है और उसमें जो मीथेन है हमारे पास है CH4, ये तकरीबन 85% उसमें मौजूद है। जबकि बाकी हमारे पास जो गैसेस आती हैं वो हमारे पास इसमें इथेन भी है, इसमें प्रोपेन भी है, साथ हमारे पास ब्यूटेन भी है। अगर हम नेचुरल गैस के ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन उसका भी वही है जो पेट्रोलियम का है, जो कि हमारे पास कोल का है, क्लियर। और ये जो हमारे पास है
मीथेन या फिर नेचुरल गैस हमारे पास जो है, मीथेन को बेसिकली हम घर में भी यूज़ करते हैं, जो कि हम चूल्हा वगैरह जलाने में जो गैस हमारी यूज़ होती है वो हमारे पास है मीथेन। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होती है। जबकि ऑटोमोबाइल्स जो कि गाड़ियाँ वगैरह हमारे पास होती हैं उसमें किस किस्म की गैस यूज़ होती है, उसमें हमारे पास CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे पास उसमें यूज़ होती है। क्लियर। सो ये हमारे पास नेचुरल गैस की भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास अगेन जो सब टॉपिक आ रहा है 11.2.4 हमारे पास आ रहा है। ये वैसे बेसिकली हमारे पास बिल्कुल रीडिंग्स वाले टॉपिक हैं, इसमें समझने समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्लियर। सो 11.2.4 जो हमारा है सब मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। सो प्लांट्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। लीफ में एक हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्लियर। लीफ में ये सारा क्लोरोफिल में ये सारा रिएक्शन होता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल में ये सारा रिएक्शन। सपोज करें हमारे पास एक लीफ है, लीफ के नीचे सरफेस पे हमारे पास स्टोमेटा लगे होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। सो स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, लीफ में क्लोरोफिल में पहुंच जाता है। क्लियर। और साथ हमारे पास जो स्टेम है, रूट से ज़मीन से हमारे पास रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम सेल्स के ज़रिए वो वाटर हमारे पास वो भी हमारे पास पहुंच जाता है कि इसमें वो भी हमारे पास लीफ के अंदर क्लोरोफिल में पहुंच जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऊपर हमारे पास जो सनलाइट होती है वो भी हमारे पास लीफ के ऊपर पड़ती है। सो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास आपस में कंबाइन हो जाते हैं। क्या चीज़ हमारे पास बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। क्लियर। और ये प्लांट्स जो होते हैं इसको जब हम खा रहे होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हम में भी शिफ्ट हो जाता है और इस तरह ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है। सेकंड जो प्लांट्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, सेकंड हमारे पास है प्रोटीन्स है। और प्रोटीन्स जो प्लांट्स तैयार करते हैं, आपको पता है जितनी भी दालें हमारे पास हैं, जितनी भी सीड्स वगैरह हैं, सब में हमारे पास प्रोटीन्स होता है। और ये दालें और ये सीड्स वगैरह ये भी प्लांट्स एक हमारे पास बेसिक सोर्स हैं। दाल जितने भी हैं और हमारे पास जो सीड्स वगैरह हैं ये सारे हमारे पास प्लांट्स ही इन्हीं चीज़ों के सोर्सेज हैं। क्लियर। यहाँ पे मैं प्रोटीन्स लिख देता हूँ। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑयल्स वगैरह आते हैं। और ये जो हमारे पास ऑयल्स आते हैं, ऑयल्स हम कहाँ से निकालते हैं, ये हम प्लांट्स की जो सीड्स वगैरह होते हैं उससे हम निकालते होते हैं। और ये सीड्स हमारे पास क्या चीज़ है, सीड्स के सोर्सेज बेसिकली हमारे पास वो भी प्लांट्स वगैरह हैं। क्लियर। ऑयल्स हमारे पास लिपिड्स हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास जो है विटामिन्स हैं। विटामिन्स हम कहाँ पे, एप्पल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास विटामिन्स के सोर्स हैं। एप्पल्स कहाँ से आते हैं, एप्पल्स भी हमारे पास प्लांट से आते हैं। जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी हमारे पास प्लांट्स ही के पास से आते हैं। क्लियर। सो हमारे पास ऑयल्स और नंबर 4 पे हमारे पास जो विटामिन्स। क्लियर। सो ये हमारे पास 11.2.4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। और इसके बाद जो हमारा है 11.2.5 मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेन सोर्सेज है, एक नेचुरल और एक हमारे पास लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करना। सो नेचुरल की बात हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेबॉर्ट्री में हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि सबसे पहले वोहलर एक साइंटिस्ट था और उसने अपनी लेबॉर्ट्री में रिएक्शन परफॉर्म करके एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट से उसने क्या काम किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया था। सो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया है 1828 में, मेरा ख्याल है कि 1828 शायद एग्जैक्ट डेट यही है, कंफर्म नहीं है मुझे। सो 1828 में वोहलर ने क्या काम किया है, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को तैयार किया था। ठीक। उसके बाद कोल्ब आया था, वो भी एक साइंटिस्ट था, उसने अपने लैब में एसिटिक एसिड तैयार किया था, विनेगर जिसको हम सिरके का नाम देते हैं। क्लियर। और ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O साथ हमारे पास OH एसिटिक एसिड है। और हमारे पास जो वोहलर ने किया था NH4CNO एमोनियम साइनेट से उसने क्या तैयार किया है, उसने यूरिया तैयार किया है। NH2 हमारे पास NH2। क्लियर। ये NH2 हम यहाँ पे इस तरफ लिख देते हैं।
सो ये हमारे पास लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज हुए थे और इन दो डिस्कवरी के बाद, इन दो सिंथेसिस के बाद लेबॉर्ट्री में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस जो है वो फिर स्टार्ट हो गई है। क्लियर। और आजकल जो हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग्स में भी ये बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, फूड की फ्लेवरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में, फ्रेगरेंसेस बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, कपड़ा वगैरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आजकल। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।